सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में। आपका आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेटिंग एंड कन्वेंसिंग की जो हमारा पार्ट थर्ड है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो उससे पहले हमने विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए प्रतिवाद पत्र दिया था, वाद पत्र दिया था, ये उसका प्रतिवाद पत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें जो प्रतिवाद पत्र दिया जाता है किस प्रकार से दिया जाता है। तो ये जो है सक्षम न्यायालय का नाम लिखना पड़ता है जहाँ पर हम प्रतिवाद जमा करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे वाद संख्या लिखी जाती है और सन लिखा जाता है। और जो उसमें पार्टीज होती हैं जैसे कि लिखा है अपुत्र दय आयु उनकी और उनका एड्रेस वगैरह लिखा जाता है, और बनाम जो डिफेंडेंट है उनका भी यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा जाता है। देन जो जो स्टेटमेंट्स हैं कि पैराग्राफ 1 में जो पहले हमने वाद पत्र दाखिल किया था उसके जो स्टेटमेंट है वो सारे कि कौन कौन से स्वीकार्य हैं और कौन कौन से अस्वीकार्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स थे ये दिए गए हैं, इनको एक बार आप देख सकते हैं, है ना, कि हर एक पैरा में जो वाद पत्र था उसमें कौन कौन सी कंडीशंस लगाई गई थी, कौन कौन सी चीज़ें थी, तो बदले में उसका जो जवाब है हमारा वो क्या है। तो यहाँ पर हमारे 8 पॉइंट्स हैं इस पेज के अंदर में, उनका जो जवाब था वो यहाँ पर जो अभियोग लगाया गया था, जो प्रतिवाद पत्र जमा किया है जिस वाद पत्र के बदले में, उसके बारे में अतिरिक्त अभिवचन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें सत्य हैं, कौन कौन सी चीज़ें असत्य हैं और कौन कौन सी चीज़ें हो, और क्या न्यायालय से जो है अपील की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो है, और उसके बाद में यहाँ पर जो एड्रेस होगा और एडवोकेट के हस्ताक्षर होंगे और प्रतिवादी के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पे। क्योंकि एक एडवोकेट के लिए ये वाद पत्र तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है कि यहीं से ये पहली सीढ़ी है कोर्ट में वाद लाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर है धन की वसूली के लिए वाद पत्र, यानी कि किसी ने किसी को पैसा उधार दिया और वापस दे नहीं रहा तो उसके लिए क्या वाद पत्र दायर करेंगे। तो वाद संख्या न्यायालय द्वारा दी जाएगी, और सन यहाँ पर, और दोनों पार्टीज उनका एज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। देन जो कंडीशन है जैसे कि बताया कि 10 मई 1999 को शाहबुद्दीन पुत्र जौनपुर में वादी से 800 रुपये की धनराशि उधार लिया और इस कथित ऋण के प्रतिफल स्वरूप उसी दिन एक प्रोनोट निष्पादित किया जिसके द्वारा उक्त धनराशि के मांगे जाने पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का वादा किया था। यहाँ पे फिर यहाँ पे उसी चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि यह कि जैसे कि लिख रहा है कि यह कि उक्त ऋण प्राप्त करने की एक रसीद वादी के पक्ष में लिख दिया, जो अभिकथित प्रोनोट अभी अभी बताया था वो संलग्न है। ठीक है, और बार बार मांगने में प्रतिवादी ने उस धनराशि का जो कही गई है या उस किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, और अब उसमें बताया कि ब्याज मिलाकर कुल 896 रुपये की जो धनराशि वसूल करने योग्य है। ठीक है, और फिर बताया जाता है कि 10 मई 1999 को जो उत्पन्न हुआ वाद, जबकि प्रतिवादी ने धन उधार लिया और कथित प्रोनोट निष्पादित किया, यानी कि कोई लिखित में कार्रवाई नहीं थी उस मामले में। और उसके बाद ये सारी जो कंडीशंस हैं न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार की बात करता है, और यहाँ पर जो वाद दायर किया जा रहा है, कोर्ट फीस वगैरह सब कुछ सम्मिलित कर दिया जाता है इन चीज़ों में। देन ये अनुतोष की बात करता है। ठीक है, तो जो बता रहा है कि न्यायालय की डिग्री के बारे में कि 896 रुपये की एक डिग्री वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए, मतलब उनको मिलना चाहिए डिग्री, मतलब न्यायालय से आदेश की कामना की जा रही है, मतलब। ठीक है, डिग्री के अंतर्गत देय धनराशि पर वाद दायर करने की तारीख से उसकी वसूली तक ब्याज वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाए और वाद का खर्च वादी को दिलाया जाए, क्योंकि जो वाद दायर किया गया है उसी के पैसे वापस ना देने की वजह से करा दिया गया है, और न्यायालय की राय में और उचित अनुतोष हो तो वो भी दिलाया जाए। उसके बाद वादी वगैरह के हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर इस केस में एक सत्यापन लिखा जाएगा, तो सत्यापन में बताया जाएगा कि जो जो कंडीशंस हैं जो पैरा 1 से 4 तक की हैं वो मेरे निजी ज्ञान में सत्य हैं, और 5 से 7 तक की जो अंतर्वस्तु हैं, जो अंतर्वस्तुओं को मैं प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो सत्यापन है यहाँ पर ये दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों।
जो हमने धन की वसूली के लिए वाद पत्र दिया था, अब डिफेंडेंट की तरफ से, वो प्लेंटिफ की तरफ से था, अब डिफेंडेंट की तरफ से जो प्रतिवाद पत्र जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलते हैं न्यायालय में जो प्रतिवाद पत्र है। प्रतिवाद पत्र जो अपुत्र दय था और बनाम बैपुत्र यह, मतलब जो भी पार्टीज के नाम थे कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ तो हमने ऐसे ही दर्शा रखा है। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि प्रतिवादी वाद पत्र के पैरा नंबर 1 के इस कथन को स्वीकार करते कि उसने वादी से 800 रुपये धनराशि ली, परंतु वह उसी पैराग्राफ में प्रोनोट के निष्पादन की तारीख तथा ब्याज की दर से इनकार करता है। वैसे इसमें एक चीज़ है, ये जरूरी नहीं है कि वो जो है धनराशि देने के लिए मान जाए, वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने तो लिया ही नहीं, मना कर सकता है ना, लेकिन यहाँ पर प्रोनोट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो भी वाद पत्र में पैराग्राफ में कंडीशंस दी गई थी, उन कंडीशंस के बारे में प्रतिवादी ने बताया है कि क्या क्या कंडीशंस थी जब मैंने उनसे ऋण या कर्जा लिया था, जो 800 रुपये ने दिखाए हुए हैं, वो क्या क्या लिया था यहाँ पे। ठीक है, इसमें 7 पॉइंट है, आप देख करके नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो अतिरिक्त अभिवचन है दोस्तों, वो ये था 10 मई 1991 को निष्पादित किया गया था, जो प्रोनोट था उसके बारे में। और यह कि जो प्रस्तुत वाद मर्यादा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 21 द्वारा वर्जित है, और प्रोनोट के निष्पादन के समय ब्याज की दर 4% वार्षिक निर्धारित की गई थी। मतलब जो जो सारी कंडीशंस है उसमें जो अतिरिक्त अभिवचन है ये वो होता है। और जैसे कि 12 में बताया गया यहाँ पे कि यह है कि वादी द्वारा प्रार्थित अनुतोष करने का कोई आधार नहीं है, यानी कि जो प्लेंटिफ है, कह रहा है, मतलब डिफेंडेंट कह रहा है कि प्लेंटिफ को कोई राइट नहीं है और वाद खर्चे सहित खारिज किए जाने योग्य है। मतलब उल्टा डिफेंडेंट कह रहा है कि इसको खारिज कर दो, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये वाद को खारिज करने की अपील की गई है। उसके बाद हस्ताक्षर है, फिर से सत्यापन है, क्योंकि कोई भी वाद प्रतिवाद और दोनों का सत्यापन जरूरी होता है। इसमें सत्यापन दिया गया है कि मतलब जो जो पैराग्राफ है ये मेरे ज्ञान में सत्य हैं और इनके द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई है, और इस न्यायालय के अंदर में ये सारी चीज़ें आएंगी, हस्तांतरित की जाती है न्यायालय में। ठीक है, यहाँ पे प्रतिवादी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और वकील साहब के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यानी कि आप जब वकील बनने वाले हो। उसके बाद में जो अचल संपत्ति की विक्रय सुविधा के लिए जो यथोलिखित पालन करने के लिए वाद पत्र है, जो मतलब इसको जो अचल संपत्ति है उसकी विक्रय संविदा के लिए जो पालन करने के लिए वाद पत्र उसके लिए है, मतलब इस कंडीशंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिस कोर्ट में पेश की जाएगी वो यहाँ कोर्ट का नाम आ जाएगा, वाद संख्या आ जाएगी और तारीख, और दोनों पार्टीज़ के यहाँ पर नाम आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर और जो वादी के कथन हैं, वादी मतलब प्लेंटिफ के, वो यहाँ पर इस तरीके से आपको आ जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। उसने जो अपना मकान है वो जो बेचा है 1,15,000 रुपये की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, नंबर 52 की बात करें, इसके अंदर में सारी कंडीशंस जो उस वाद पत्र में हैं वो यहाँ पर आपको दी गई है, ये आप देख सकते हैं। मतलब उस प्लॉट या उस मकान के बारे में जो भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर प्रदान की गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फाइल है ये एक एडवोकेट के लिए कह सकते हैं कि रामबाण है, और ये सेमेस्टर बहुत ही काम आने वाला सेमेस्टर है। यहाँ पर ये अनुतोष या वादी की प्रार्थना है कि उसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या दिलाया जाए न्यायालय द्वारा। और उसके बाद जो मकान है उस मकान की सीमाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि ये सीमाएं इस तरीके से, यहाँ पर ये कंप्लीट फाइल है। अब यहाँ पे वाद पत्र के सत्यापन की बात करेंगे, तो ये वाद पत्र का सत्यापन यहाँ पर दिया गया है। वाद पत्र का सत्यापन हमेशा एडवोकेट द्वारा दिया जाता है।
वादी के पक्ष में। जो हमने वाद पत्र पेश किया था उस वाद पत्र का जवाब है प्रतिवाद पत्र, क्योंकि न्यायालय में दोनों पार्टी आएंगे ना। तो जिस तरीके से प्रतिवाद पत्र तैयार किया है उसी मतलब वाद पत्र तैयार किया था उसी तरीके से प्रतिवाद पत्र तैयार किया जाएगा, मतलब दोनों पार्टीज के नाम वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर। और जो उस वाद पत्र में जो जो पैराग्राफ हैं कौन कौन सी स्वीकार्य हैं और कौन कौन सी प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार्य है, इनके बारे में बात करें। जैसे पैरा नंबर 1 था वाद पत्र का, पैरा नंबर 1 था वो अस्वीकार है, दूसरा भी अस्वीकार है, तीसरा भी अस्वीकार है, चौथा स्वीकार है, पांचवा स्वीकार है, छठा अस्वीकार करता है और सातवां अस्वीकार है और आठवां स्वीकार है। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिवाद पत्र तैयार करते हैं। बाकी फिर इन सब चीज़ों के अलावा जो अतिरिक्त अभिवचन होता है वो हमारा ये होता है, उसके अंदर में मतलब जो उनकी बातचीत है वो यहाँ पर प्रदान की जाती है। ये जो अभिवचन है वादी की तरफ से है, मतलब प्रतिवादी की तरफ से, क्योंकि वादी तो वाद पत्र के बाद अपना अभिवचन देगा। तो इस तरीके से आप ये फाइल पूरी कर लेंगे। अब इसका सत्यापन होगा यहाँ पे। एडवोकेट प्रतिवादी के हस्ताक्षर करा के सत्यापन के लिए न्यायालय को प्रेषित करते हैं। अब हम बात करेंगे जो ट्रेसपास है, यानी कि ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन या मकान या किसी भी चीज़ पर कब्जा कर लेना है ना। तो ये कब्जे से लेकर के वाद पत्र है, वाद पत्र हमेशा प्लेंटिफ की तरफ से दायर किया जाता है। तो जो कोर्ट का नाम और वही सारी चीज़ें, ये तो आप समझ ही लो कि ये तो हर एक वाद पत्र हो या प्रतिवाद पत्र हो, ऊपर कोर्ट का नाम आएगा, वाद संख्या आएगी और सन आएगा, उसके बाद पार्टीज़ के नाम आएंगे, दोनों पार्टीज़ के नाम, ठीक है। और जो जो हमारी कंडीशंस हैं जो आप सुनते हैं अपने जो है मतलब क्लाइंट से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर क्लाइंट जो आपका क्लाइंट है उसने बताया था कि भैया हमारा जो मकान है उसका नंबर यो है और वो इस जगह पर है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, उसका स्वामी रहा है, जो प्लेंटिफ है उसका स्वामी रहा है और अब भी है, ठीक है। और इतनी तारीख को वादी ने उपयुक्त मकान के 3 कमरे प्रतिवादी को 1 साल के लिए बिना किसी किराए के एक मतलब अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रहने के लिए दे दिए, और अनुज्ञप्ति 18 अगस्त 1997 को समाप्त होनी थी। तो मतलब अपनी सारी कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर रख देंगे वो, कि एक अतिचारी के द्वारा हमारे मकान पर जो है अवैधपूर्ण कब्जा कर लिया है गया है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें दोस्तों आ जाएंगी। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ तक। फिर जो है ये होने के बाद में अनुतोष की बात की जा रही है वादी के द्वारा कि भाई मुझे न्यायालय से अनुतोष करता है कि भैया मुझे ये चाहिए, अपनी सारी कंडीशंस रखता है कि जैसे प्रतिवादी जो डिफेंडेंट है उसको घर से बेदखल करने का आदेश दे दें और इतने रुपए का हर्जाना, मतलब जो भी चीज़ें हैं जो भी कंडीशन जो चाहता है, जो मतलब जो आपकी केस का जो सार है उसके माध्यम से आप तय करेंगे कि आप क्या क्या लगाएंगे, क्योंकि हर एक वकील चाहता है कि भाई हमारा केस बहुत बढ़िया सॉलिड हो। जैसे कि इस केस में मकान की बात थी तो उसके ऊपर या कोई ज़मीन होती तो ज़मीन का विवरण देते, यहाँ पर मकान है तो मकान का विवरण आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कि उसके हर एक साइड में कौन कौन सी मतलब क्या क्या जगह है फिर, ठीक है। उसके बाद होता है सत्यापन, कि भाई वो बताएंगे कि मेरे निजी ज्ञान में सारी बातें जो सत्य हैं और इसी तरीके से मैं जो है मतलब हस्ताक्षरित करके इसको न्यायालय में जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो अभी हमने जो वाद पत्र बनाया था दाखिल करने के लिए कोर्ट में, अब उस वाद पत्र का यानी कि जो जवाब है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे यानी कि प्रतिवाद पत्र। तो जैसे कि बता दिया था मैंने कि दोनों पार्टीज़ के नाम यहाँ पर आ जाएंगे,
फिर इसके बाद जो कथन हैं कौन से स्वीकार किए गए, जो वादी द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं वो कितने सत्य हैं कितने असत्य हैं, या मतलब जो प्रतिवादी है कौन कौन से पॉइंट्स हैं कथन है उनको स्वीकार करता है, कौन कौन से पैराग्राफ के पॉइंट्स हैं जिनको वो स्वीकार कर लेता है और किनको अस्वीकार करता है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये अतिरिक्त अभिवचन है, उनके अलावा जो अभिवचन है ये वो है। जैसे कि इसने बताया कि प्रतिवादी ने उक्त मकान वादी से 18 अगस्त 1995 में 1000 रुपये प्रतिमाह किराए पर लिया था, जबकि उसने बताया कि भैया कोई बिना किराए के। अब यहाँ पे तो ये तो कह रहा है कि मतलब 100 रुपये तो दिए ही थे ना, और उसने बिना किसी चूक के वो उसको देता रहा, और न्यायालय से कोई अनुतोष ना पाने के लिए अधिकृत है कि मतलब उसे कोई अनुतोष दो ही मत, और वाद खर्चे सहित खारिज कर होने योग्य है, क्योंकि जो प्रतिवादी है वो तो कहेगा ही अपनी तरफ से कि भाई ऐसे कर लो, सही बात नहीं। अब जो प्रतिवादी की तरफ से यहाँ पे सत्यापन दिया जाएगा, अपने जो प्रतिवादी है वो बताएगा कि भाई मेरे निजी ज्ञान में ये चीज़ें, ये जो बिंदु हैं ये सत्य हैं और ये वाले असत्य हैं। हस्ताक्षर हो गए, एडवोकेट महोदय अपनी मोहर लगा देंगे और न्यायालय में पेश कर देंगे, फिर इन पर जिरा होगी, तारीख लगेगी। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं तक, बाकी चीज़ें 2 पार्ट और लग जाएंगे इसमें, उनमें ख़त्म करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 16 मिनट से ऊपर हो चुकी है। और कमेंट करना, शेयर भी कर देना मतलब अगर सही लगे तो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंकित शर्मा विदा लेता हूँ। आप सबके प्यार और आशीर्वाद की कामना करते हुए, और साथ ही हमारी जो दुआएं हैं, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। बाय, थैंक यू।